नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को स्टडी करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट 11th और 12th एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा बेस होता है ना। तो बेसिक आपके क्लियर करने वाली एनसीईआरटीज 11th और 12th की एनसीईआरटीज है। तो 11th की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अलावा 9th और 10th की भी पढ़ चुके हैं। अभी ये आखिरी एनसीईआरटी 12th की हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो ये जो एनसीईआरटी इसे भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और सभी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और सभी चैप्टर्स में के कंसेप्ट समझने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जो कि है 12th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी पे। फर्स्ट जो चैप्टर हमें देखने मिलता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें उन्होंने कवर की हुई है। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले जो बात की है वो इकोनॉमिक एजेंट्स की है। इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बाय इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स, है ना। तो इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक एजेंट्स यानी क्या होता है, तो दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, है ना। तो जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे, उन्हें कहा जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स, या फिर उन्हें कभी कभी इकोनॉमिक यूनिट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये पता चलता है, अब ये लोग होते कौन है। तो ये कंज्यूमर भी हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या खरीदना चाहिए और कितना कंज्यूम करना चाहिए ना। तो हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम। वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं गुड्स के और सर्विसेज के, जो डिसाइड करते हैं कि क्या और कैसे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए ना। तो व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये तीसरे वो एंटिटीज़ हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गए, कॉरपोरेशंस हो गए, बैंक्स हो गए, है ना। जो विच ऑल्सो टेक डिफरेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्चा करना चाहिए, व्हाट इंटरेस्ट रेट टू चार्ज ऑन द क्रेडिट्स, है ना। तो क्रेडिट्स पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे सोचने वाला एंटिटी एक और गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन या फिर बैंक भी हो सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक एजेंट्स में कंज्यूमर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, और एंटिटीज़ हो सकती है कुछ, जैसे कि गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस और बैंक्स। ऑल राइट। उसके बाद देखिए एक नाम आता है एनसीईआरटी में, वो है एडम स्मिथ का। इंट्रोडक्शन में भी एडम स्मिथ के बारे में कुछ बातें की गई है। इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चलता है कि जो एडम स्मिथ थे, ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ, है ना। ये सबसे मेन एक वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्होंने क्या बताया था, ही सजेस्टेड दैट इफ़ द बायर्स एंड सेलर्स, है ना, जो बेचने वाले और जो खरीदने वाले हैं, हर मार्केट में अगर वही डिसीजन ले ले फॉलोइंग ओनली देयर, है ना, तो ईच मार्केट टेक देयर डिसीजन फॉलोइंग ओनली देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। तो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को देख के अगर वो डिसीजन लेने लग गए कि क्या लेना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, द इकोनॉमिस्ट विल नॉट नीड टू थिंक ऑफ द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ होल सेपरेटली, है ना। तो फिर जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है कोई भी वेल्थ या फिर वेलफेयर के बारे में सोचने की कंट्री के सेपरेटली। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है, ऐसे एडम स्मिथ ने यहाँ पे कहा था। उसके अलावा वो कौन थे, तो वो स्कॉट्समैन थे एंड अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी एट ग्लासगो की जो यूनिवर्सिटी, उसमें वो प्रोफेसर भी हुआ करते थे। वो फिलोसोफर बाय ट्रेनिंग थे। हिज वेल नोन वर्क उनका जो होता है वो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। ये जो है ये फर्स्ट मेजर कॉम्प्रहेंसिव बुक ऑन द सब्जेक्ट, है ना। तो इस इकोनॉमिक ये सब्जेक्ट जो है, इस पे ये सबसे पहला सबसे बड़ी बुक मानी जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो एडम स्मिथ के बारे में ये कुछ आपको जो चीज़ें पता चलती है, ये कुछ फैक्ट्स है। इस पे कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर। अब यहाँ पे वर्ड आ गया मैक्रो इकोनॉमिक, तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैक्रो और माइक्रो ये दो चीज़ें क्या होती है। तो मैं आपको ये बता दूँ, मैक्रो जो होता है पूरे नेशनल इनकम एंड एज अ होल नेशन के बारे में सोचता है, इकोनॉमी के बारे में। और माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल डिसीजंस के बारे में सोचता है, वो लोगों की हो या
जो भी इंडिविजुअली डिसीजन ले रही है कोई कंपनी की है या जो भी है, बट हमें जो पढ़ना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो मैक्रो इकोनॉमिक ज़रूरी है, क्योंकि हम नेशन की बात करेंगे, नेशन के इकोनॉमी की बात करेंगे ना। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी में जो डिसीजन लेते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, सबसे पहले जो पॉलिसीज़ होती है वो है ना, वही से डिसाइड होती है सब चीज़ें। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है वो स्टेट खुद, या फिर हम कहेंगे कि कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबीज, या फिर इस तरह के कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। और मेनली आपको ये पता चलता है कि वो इस पे काम भी करते हैं। टिपिकली इच सच बॉडी विल हैव वन और मोर पब्लिक गोल्स। तो हर एक इसके पास कुछ ना कुछ पब्लिक गोल होता है। सबको ये दिया है कि आपको लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं, और ये लॉ ने ही दिया हुआ है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है। ये भी चीज़ें हमें पता चलती है। और दीज गोल आर नॉट दोज ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट इन ऑफ प्रॉफिट और वेलफेयर, है ना। तो ये किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के लिए नहीं होता है, ये पूरा एक नेशन के लिए होता है, और किसी एक के प्रॉफिट के लिए नहीं होता है या फिर एक के वेलफेयर के लिए नहीं होता है, सभी के वेलफेयर के लिए होगा। एज अ नेशन होल इसे देखा जाएगा, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स इन्हें कहा गया है। दस माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट्स आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल डिसीजन मेकर्स। ये भी चीज़ें आपको पता ही है। तो ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। उसके बाद एक और नाम देखने मिलता है जो है जॉन मेनार्ड केन्स का, है ना। तो जॉन मेनार्ड केन्स जो थे, कीन्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो जॉन मेनार्ड केन्स जो थे ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और इनका बर्थ 1883 में हुआ था। उसके अलावा वो मेनली द ब्रेक डाउन ऑफ द पीस एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर, ये अपने चीज़ में बताते हैं कि किस तरह से ये जो पीस एग्रीमेंट है वो ब्रेक डाउन होता है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, ये 1919 में उन्होंने लिखा था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस। इसमें उन्होंने बताया कि जो पीस एग्रीमेंट हुआ था वो ब्रेक डाउन कैसे हो गया। तो ये चीज़ें हुई। उनकी जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में जो उन्होंने लिखी है वो सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक मानी जाती है इकोनॉमिक्स की, जो 20th सेंचुरी में लिखी गई हो उनमें से। तो ये है जॉन मेनार्ड केन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स है वन लाइनर जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी हमने देखे। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब हम देख लेते हैं ग्रेट डिप्रेशन क्या था। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था एंड जो सब्सिक्वेंट ईयर में चला, उसके बाद के जो ईयर में चला, वहाँ पे आउटपुट जो था और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो था, है ना, तो मेनली यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिका का जो था वो बहुत बुरी तरह से गिर गया। आउटपुट भी बहुत नहीं आ रहा था और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा था। इस कारणवश वहाँ उसे कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। यूएसए की बात करें तो 1929 से 1933 तक चला। यहाँ ये माना जाता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 3% से बढ़ के 25% पे पहुँच गया, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, है ना। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके, और अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया था ना, भारी मात्रा में यहाँ बढ़ गया था। तो यूएसए की बात करें या फिर हम कोई भी कंट्री की बात करें यूरोपियन, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें देखने मिली। तो ये था 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद हम एक इकोनॉमी को पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमी इन विच मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए हम पहले भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ आइडिया ले चुके हैं, तो अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। ये तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो प्राइवेट ओनरशिप के ही हाथ में होगा। प्रोडक्शन जो होगा कैन टेक प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट, है ना। तो वो क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि जो भी चीज़ें प्रोडक्शन प्रोड्यूस की जा रही है वो चीज़ों को मार्केट में बेच सके, इसी चीज़ों के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो देयर इज़ अ सेल एंड परचेस ऑफ लेबर, है ना। तो यहाँ पे सेल और परचेस ऑफ लेबर सर्विसेज एट द प्राइस विच इज़ कॉल्ड द वेज रेट, है ना। तो ये काम करने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए जो लेबर्स को ख़रीदा जाता है ना, लेबर सर्विसेज को जो ख़रीदा जाता है, उनको जो पैसे दिए जाते हैं उसके बदले में जो वो काम करे उसे वेज रेट कहा जाता है, जिस रेट में ख़रीदा जाता है। तो लेबर विच इज़ सोल्ड एंड परचेस्ड अगेंस्ट वेजेस इज रेफर्ड टू द वेज लेबर, है ना। तो वेज डेली मिलता है, ये वेज, इस तरह का जो वेज होता है वो दिया जाता है लेबर को, और उनसे काम करा के कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। तो यही होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और यहाँ पे जो भी काम करते हैं वो करते हैं प्राइवेट ओनरशिप वाले लोग।
ओके सो यहाँ पे और भी हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े, उसके बाद और भी कुछ हमें जो कंसेप्ट देखने मिल रहा है फर्स्ट चैप्टर में वो है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक कंट्री जो होती है ना, कोई भी कंट्री जो होती है मे सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। आपको तो ये चीज़ें अच्छे से पता है। कोई भी कंट्री, सपोज इंडिया है, इंडिया किसी चीज़ जो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है और वो यूएसए को बेच रही है, तो ये हो गया एक्सपोर्ट, है ना। तो इकोनॉमी में ऑल्सो बाय, और इंडिया जो होता है ये क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे सेल कर रहा है। सेल करेगा इंडिया यूएसए को तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर यूएसए से इंडिया कोई चीज़ परचेस करेगा, है ना, तो उसे हम कहेंगे, या फिर बाय करेगा तो उसे कहेंगे हम यहाँ देखते हैं यूएसए से कोई चीज़ इंडिया अगर बाय करेगा तो उसे कहेंगे इंपोर्ट, है ना। तो कोई भी चीज़ इंडिया में आना इज़ इंपोर्ट और इंडिया से जाना इज़ एक्सपोर्ट। ये सिंपल बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके बाद कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज में फ्लो इनटू डोमेस्टिक कंट्री, और डोमेस्टिक कंट्री में भी एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द फॉरेन कंट्री। यही चीज़ है, यहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ से यहाँ होते रहती है, और यही चीज़ें होती हैं कुछ हमें सेक्टर्स जो पता चलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू per period as a proportion of the amount lent, deposited or borrow, called the principal sum. The total interest on an amount lent or borrowed depends on the principal sum, the interest rate, the compounding frequency and the length of time over which the lent deposited or borrowed. इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। जितना भी आपने, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, 1 लाख के लोन को 1 लाख कहीं से बोरो किया, और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% लग रहा है, यानी 1 लाख का जितना भी 10% आएगा उतना मुझे पे करते रहना पड़ेगा। अब वो हो सकता है एनुअली ले, कोई हो सकता है मंथली ले, किसी भी तरह से हो सकता है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उन पर डिपेंड करता है। बट एक्स्ट्रा की जो अमाउंट लगाई जाती है इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो फिक्स किया जाता है, इतना इतना इंटरेस्ट रेट है, फिर आप जितना भी लोगे उतना आपको लगते रहेगा। तो ये चीज़ें रेट ऑफ इंटरेस्ट में आती है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये आपको ऑलरेडी पता ही है। तो लैंड आपको ज़रूरी है, लेबर ज़रूरी है, कैपिटल ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योर ज़रूरी है ना। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए लैंड तो लगेगी, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, है ना। जो भी मशीन्स है या जो भी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस कर पाएगी, जो प्रोडक्शन कर पाएगी, जो आउटपुट दे पाएगी आउटपुट, वो भी कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर यानी कोई ओनर लगेगा, है ना, कोई ओनरशिप आपको लगेगी। तो कोई ओनर होगा तभी तो वो कोई फैक्ट्री से या फिर कोई कंपनी से प्रोडक्शन कर पाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। ये पिछले चीज़ों के अलावा और भी देखते हैं हमें क्या पता चलता है पहले चैप्टर में। आज जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यूएस में 3% से 25% पहुँच गया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट वर्किंग, है ना। तो जो लोग काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से 200 लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये पकड़ लीजिए, एंड आर लुकिंग फॉर जॉब, डिवाइडेड बाय, इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, डिवाइडेड बाय, अगर हम 800 लोग अगर काम कर रहे हैं तो इसका जो भी आएगा वो परसेंटेज होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो उतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। जैसे आपको यहाँ पे देखने मिला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% से 25% हो गया था। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है कैपिटल। इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कैपिटल जनरली रेफर्स टू फाइनेंशियल वेल्थ, है ना, स्पेशली दैट यूज टू स्टार्ट और मेंटेन अ बिजनेस, है ना। तो मेनली यही है कि फाइनेंशियल जो आपके पास वेल्थ है, जो आपके पास पैसा है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए, उसे कहा जाएगा कैपिटल, है ना। तो ये भी होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का होता है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ईदर बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म और अ गवर्नमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक मशीनरी और बिल्डिंग, है ना। तो किसी चीज़ का इन्वेस्ट करना, है ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, यानी इन्वेस्ट करके खर्चा करना, यानी नया कैपिटल एसेट। एसेट यानी वो चीज़ें जो हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके देने वाली है मेनली, है ना, जो हमें कुछ इनकम देने वाली है। ऐसी चीज़ें जैसे कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा क्या एसेट में। और इस तरह की चीज़ों को नया नया चीज़ें बनाना, इसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करना, है ना, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करके खर्चा करना, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये भी एक कंसेप्ट होता है जो हमें फर्स्ट चैप्टर में पता चलता है। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था
इंट्रोडक्शन ये हम कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट और सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपके एनसीईआरटी में दिया है उसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में फर्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की अगर बात करें तो मेनली एन आइटम दैट इज मेड फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, उसे कहा जाएगा फाइनल गुड, है ना। तो वो चीज़ क्या है, कोई भी अगर गुड, फॉर एग्जांपल कॉटन है, कॉटन को यूज़ करके बनाया कोई क्लॉथ, क्लॉथ का यूज़ करके बनाया कोई शर्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो शर्ट है अब ये आप पहन सकते हैं तो ये शर्ट फाइनल गुड बन गया। अगर आप क्लॉथ का ही कुछ यूज़ कर रहे हो तो क्लॉथ भी फाइनल गुड बन सकता था। तो जो अब इसके बाद किसी भी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से नहीं गुजरने वाला है वो यहाँ पे फाइनल गुड बन जाएगा। हो सकता है शर्ट भी फाइनल गुड ना बने, क्योंकि शर्ट पे अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो डिज़ाइनिंग होने के बाद वो फाइनल गुड बनेगा। तो किसी कभी भी कोई भी गुड फाइनल गुड हो सकता है जब वो किसी और स्टेजेस से नहीं गुजरने वाला है और वो फिक्स हो चुका है कि अब आप उसे यूज़ करने वाले हो, तो उसको कहा जाता है फाइनल गुड। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंजम्पशन गुड, है ना। तो कंजम्पशन गुड, गुड लाइक फूड और क्लॉथिंग और सर्विस लाइक रिक्रिएशन कंज्यूम्ड व्हेन परचेस्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड और कंज्यूमर गुड, है ना। तो मेनली जो भी चीज़ें हैं, जो गुड्स है जैसे कि फूड और क्लॉथिंग हो गई या फिर सर्विसेज हो गई, जो आपने ले ली है फूड क्लॉथिंग, और वो आप अभी कंज्यूमर जो है वो उसे कंज्यूम करने वाले हैं, ना, उसको खरीदते बराबर आप कंज्यूम करने वाले हैं, उसको कहा जाता है कंज्यूमर गुड और कंजम्पशन गुड। फॉर एग्जांपल मैंने कोई चिप्स का पैकेट ले लिया और चिप्स मैं अभी कंज्यूम करने वाला हूँ, तो वो हो गया कंजम्पशन गुड। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको पता चलते हैं कंजम्पशन गुड में। थर्ड जो कंसेप्ट आता है दैट इज कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होते हैं, तो कैपिटल गुड्स आर मैन मेड ड्यूरेबल आइटम्स बिजनेसेस यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जो चीज़ का जो गुड्स का यूज़ करके हम कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको कहा जाता है कैपिटल गुड्स। जैसे कि टूल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इनका यूज़ करके हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने वाले गुड्स और सर्विसेज, है ना। इन अकाउंटिंग कैपिटल गुड्स आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड एसेट्स। तो ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पिछले जब एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की तभी। तो कैपिटल गुड्स ये होते हैं। तो फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कुछ कंसेप्ट्स सेकेंड चैप्टर से। नेक्स्ट इज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है, तो सम कमोडिटीज़ लाइक टेलीविजन सेट्स, समझ लीजिएगा, टेलीविजन सेट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, होम कंप्यूटर्स हो गए, ऑल दो दे आर फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन, है ना। तो वो क्यों हमने खरीदे, ताकि हम उसे कंज्यूम कर सके डायरेक्टली। देखिए टेलीविजन खरीदा है मैंने ताकि मैं उसमें कोई मूवीज़ देख पाऊँ या फिर कोई पिक्चर्स देख पाऊँ। ऑटोमोबाइल हो गया, गाड़ी खरीदी है, घर पे कंप्यूटर खरीदे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन विथ कैपिटल गुड्स, एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है कैपिटल गुड्स के साथ, दे आर ऑल्सो ड्यूरेबल, ये भी ड्यूरेबल। अब मैंने जैसे कि बताया, मैंने चिप्स का पैकेट खरीदा और उसे खा लिया, वो खत्म हो गया, वो कोई ड्यूरेबल नहीं था। या ये चीज़ें ड्यूरेबल है, दैट इज दे आर नॉट एक्सटिंग्विश्ड बाय इमीडिएट और इवन शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन। एक बार में मैं टीवी को नहीं खा सकता और ख़त्म नहीं, या एक बार टीवी मैंने देख लिया तो उसको फेंक देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, मैं उसे काफ़ी टाइम के लिए देख सकता हूँ। तो रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ होती है उनकी, इसलिए उन्हें ड्यूरेबल्स कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू फूड एंड और इवन क्लॉथिंग। क्लॉथ्स भी आप जितने टाइम तक पहन सकते हैं उससे ज़्यादा टाइम तक आप किसी टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम तक आप किसी ऑटोमोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें ड्यूरेबल्स कहा जाता है। बट ऐसा होता है कि वो वेयर एंड टेयर होता है उसमें, है ना, कभी कभी कुछ ख़राब हो जाता है या उन्हें सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, दे नीड रिपेयर्स, कभी कभी किसी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है, लाइक मशीन्स की तरह दे ऑल्सो नीड टू बी प्रिजर्व, मेंटेन एंड रिन्यूड, आप सर्विसिंग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कॉल दिस गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को ड्यूरेबल कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए होते हैं। वेयर एंड टेयर उसमें होता है, चीज़ें रिपेयर की जाती है, रिप्लेस किए जाते हैं पार्ट्स, बट वो काफ़ी टाइम तक चलती हैं। जो भी आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदे हैं वो, इनको कहा जाएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो भी टोटल, अब देखिए इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो भी इकोनॉमी में चल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डोंट एंड अप इन फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स ईदर। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो गुड्स काफ़ी सारे हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो कि जिनका फाइनल कंजम्पशन नहीं किया जाता है ना। तो
वो कौन से है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट मेनली उसको बाद में फाइनल गुड बनाया जाता है। तो जब वो ऐसे गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। सच गुड्स में भी यूज बाय द प्रोड्यूसर एज मटेरियल इनपुट्स, इन्हें मटेरियल करके यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो स्टील शीट, जो स्टील की शीट्स है उसको हम ऑटोमोबाइल्स या फिर कॉपर को हम यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टील शीट जो ये इंटरमीडिएट गुड है। स्टील शीट जब तक उसका कुछ बनता नहीं तब तक वो आपके किसी काम की नहीं है ना। कॉपर का भी वैसा ही है, कॉपर का आप क्या करोगे जब तक उसका कुछ बनता नहीं। तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है। दे आर इंटरमीडिएट गुड्स मोस्टली यूज एज रॉ मटेरियल और इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग द अदर कमोडिटीज। दीज आर नॉट फाइनल गुड्स। उसके बाद जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिए है वो है स्टॉक और फ्लो। चलिए स्टॉक और फ्लो को पढ़ लेते हैं। स्टॉक और फ्लो कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए और सिमिलर टर्म्स लगते हैं, बट हम देख लेते हैं कि इसे समझ के हम क्या हमें पता चलता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक। जैसे कि स्टॉक में ये कहा है इट इज़ डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी मेजर्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम में बदल जाती है ना। तो मेनली क्वांटिटी किसी भी चीज़ की मेजर करना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये डेट पे, जैसे कि मैंने बोला कि 1 अक्टूबर 2020 को मेरे अकाउंट में कितनी अमाउंट थी, तो वो हो गया एक स्टॉक। देखना उस अमाउंट का कितना था ये। अब फ्लो में अगर हम आते इसी चीज़ को लेके, देखिए स्पेसिफिक डेट पे मैंने देखा फ्लो होता है मेनली कि देखिए एनी क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने ये बोला कि ठीक है मेरे अकाउंट का एग्जांपल फिर से लेते हैं। फिर से अब मैं अकाउंट पे आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे तो पूछा था कि ये डेट पे मेरे अकाउंट में कितना पैसा। अब मैंने ये बोला कि हर दिन या फिर हर मंथ या फिर हर ईयर मेरे अकाउंट में कितना पैसा आता है, तो वो हो जाएगा फ्लो, है ना। तो पैसे का फ्लो हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है, या फिर कितना खर्चा होता है मेरे अकाउंट से वो देख रहा हूँ, तो वो भी फ्लो हो जाएगा, एक्सपेंडिचर का फ्लो। तो यही देखा जाता है। तो यहाँ जैसे कि हम ये देख रहे हैं या फिर कितनी मशीन्स थी, तो ये चीज़ें देखना ये स्टॉक हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। और फ्लो यानी हम कहेंगे कि वो हमेशा कितना, एक दिन कितना आता है, एक महीने में कितना आता है, एक ईयर में कितना आता है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना आता है वो। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है, स्टॉक और फ्लो। एनसीईआरटी में उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है वो है वाटर टैंक का। वाटर टैंक का उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है उनका ये कहना है कि एक जो टैंक है इसमें वाटर आ रहा है किसी टैप से। अब टैप से जब वाटर आता है तो इनका कहना है कि ये यहाँ पे आज अगर मैं बोलता हूँ कि 1 अक्टूबर 2020 को कितना पानी है, तो ये हो गया स्टॉक चेक करना। और मैं बोल रहा हूँ कि पर आवर 1 आवर में कितना पानी इसमें फ्लो होता है, तो वो हो गया फ्लो। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी उन्होंने लिया है। तो जनरली जो स्टॉक होता है वो मशीन्स और इसका होता है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होती है ना, वेयर एंड टेयर नहीं होता है। तो गुड्स जो होता है कैपिटल गुड्स, है ना, कैपिटल गुड्स इनका यहाँ पे जनरली देखा जाता है, क्योंकि स्टॉक में ये रहती है काफ़ी टाइम तक ये यहाँ पे बनी रहती है और मेनली यह इनको स्टॉक में ज़्यादातर काउंट किया जाता है। तो ये हो गया स्टॉक और ये हो गया फ्लो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी हमने जितना भी इस वक्त हमारी इकोनॉमी में इस साल आउटपुट बनाया है, उस आउटपुट में हमने जितने कैपिटल गुड्स बनाए हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स बनाए हैं उनको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उतना हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब हमने जो कैपिटल गुड्स बनाए हैं उसका मतलब होता है कुछ मशीन्स हमने बनाई हैं, उसके साथ साथ कुछ टूल्स बनाए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें बनाई है। अब ये चीज़ें कैसी होती है, देखिए कैपिटल गुड्स का मेनली क्या होता है, कैपिटल गुड्स काफ़ी टाइम चलते हैं, ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब ये काफ़ी टाइम चलने वाले हैं, यानी ऐसा तो नहीं है कि सभी कैपिटल गुड्स जितने भी बनाए गए वो पूरे के पूरे अभी फिर से आने वाले हैं, नए नए ऐड होने वाले। तो कैसा होगा कि अभी यहाँ पे बनाए गए हैं फॉर एग्जांपल 50 मशीन्स बनी हैं और यहाँ पे 100 मशीन्स ऑलरेडी काम कर रही है। अब 100 मशीन्स काम कर रही है, 100 में से 50 मशीन्स ऐसी है इस कंपनी में जो कहीं ना कहीं एबीसी नाम की कंपनी में 50 मशीन्स ऐसी है जिनको रिप्लेसमेंट की अभी ज़रूरत है। अब यहाँ पे जब ये मशीन्स का रिप्लेसमेंट किया जाएगा तो ये रिप्लेसमेंट जब होता है तो कुछ कॉस्ट इसमें से कम की जाती है। अब आइए कि हम देखते हैं 100 में से 50 मशीन्स ये जो रिप्लेस होने वाली है, ये रिप्लेस होते वक्त ये जो 50 मशीन्स पुरानी थी
का भी कुछ कॉस्ट मिलेगा, वो कितना होगा, वो हमें इसमें से माइनस करना होगा। अब हम पहले यहाँ पे आते हैं, अब समझ लेते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी क्या है आपको पता चले, पार्ट ऑफ और फाइनल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ कैपिटल गुड्स, ये आपको पता चल गया। जैसे कि हम टूल्स, इंप्लीमेंट, बिल्डिंग्स और ये सब रोड्स और ये सब हो गया, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वैल्यू कम हुई है, अब मैंने बोला कि कोई एक मशीन है, कोई 50 मशीन्स है, उन मशीन्स को अभी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अब रिप्लेस करना है तो उसकी वैल्यू कितनी लॉस हुई ये सबसे पहले देखना होगा। जितनी भी वैल्यू उसकी लॉस हुई है उसको माइनस करना होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैंने 10,000 की मशीन खरीदी थी, उसकी वैल्यू आज 5,000 ही रुपए है। अब मैं दूसरी मशीन रिप्लेस कर रहा हूँ, दूसरी मशीन आज मैं अगर 10,000 की खरीदने वाला हूँ नहीं, तो उसमें से ये 5,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। ये 5,000 रुपये जब माइनस करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना था। तो अब एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि देखिए डिप्रिसिएशन तो होगा ही, मशीन है तो कुछ ना कुछ उसमें खराब होने वाले, कुछ मेंटेनेंस के लिए पैसे लगने वाले, कुछ रिप्लेसमेंट के लिए पैसे लगने वाले, जितना भी लगा उसकी वैल्यू जैसी जैसी कम हो गई और आज कितनी है वो देख के, तो अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने जितना भी किया है उसमें से ये डिप्रिसिएशन वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो हमें मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 10,000 है, 10,000 में से मैंने 5,000 माइनस कर दिए, यानी नेट इन्वेस्टमेंट कितना था, 5,000 था। ये यहाँ पे पता चलता है। तो देखिए ना, इन्वेस्टमेंट 5,000 ही लगा क्योंकि 5,000 तो मुझे वापस मिले। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में ये 3 कंसेप्ट दिए हुए, ये हमें पता चलता है। तो हमें क्या निकालना होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी हमने पूरा एक साथ तो बनाया, बट जो पुरानी चीज़ें थी रिप्लेसमेंट के तौर पे, उसके भी हमें कुछ मिलने वाले पैसे, तो वो उसमें से माइनस करने पड़ते, तभी हमें पता चलता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे और भी पता चलती है। तो ये मेनली कैपिटल गुड्स को लेके होता है, क्योंकि कैपिटल गुड्स ही ऐसे होते हैं जो रिप्लेस होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, जिसमें वेयर एंड टियर होता है और उसके साथ साथ उनकी वैल्यू दिन ब दिन कम होते जाती हैं। तो ये हमें पता चलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं आपको ये बता देता हूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के लिए हमें हमें इकोनॉमी में दो चीज़ों को कंसिडर करना है, एक है फर्म और एक है हाउस होल्ड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म में किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है। सबसे पहले ये जो फर्स्ट एरो है, ये बी सेकेंड एरो, सी थर्ड एरो, और यहाँ पे जो फोर्थ और लास्ट एरो इसे डी हम बता देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ए में क्या हो रहा है। हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड वो स्पेंड कर रहे हैं कुछ ना कुछ पैसे फर्म के ऊपर, फर्म को वो कुछ ना कुछ पैसे दे रहे हैं, जिसके बदले फर्म उन्हें गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पे ये पैसे आए और इसके बदले गुड्स और सर्विसेज इन्हें मिले। अब इनके पास जो पैसे है इनका क्या होगा। तो अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में है, तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड है ये कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, किसको, फर्म्स को। पहले क्या दिए इन्होंने, कुछ पैसे दिए, अब ये क्या दे रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो हाउस होल्ड से ही आए हुए। अब ये जो फर्म है इसके बदले इन्हें पैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट इसे कहा जाता है। तो यानी आपको देख लीजिए, ये जो पैसा यहाँ पे आ रहा है वो वापस कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेंडिंग और गुड्स और सर्विस ये दे रहे हैं, और फैक्टर पेमेंट्स और फैक्टर सर्विसेज नीचे के एरो में आपको देखने मिलती है। इस तरह से जो इनकम होती है ये सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर मैनर में फ्लो होती है। बट सर्कुलर यहाँ पे सिंप्लीफाई इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी कहा गया, सिंप्लीफाइड इकोनॉमी कहा गया है। यानी मेनली यहाँ पे ऐसा होता है कि सिंप्लीफाइड इकोनॉमी के कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, यहाँ सभी चीज़ें चल रही है ना। तो अब बाकी कुछ चीज़ें तो हमें कुछ गवर्नमेंट में, कुछ इंपोर्टेड सर्विसेज में भी स्पेंड होंगी, बट ये सिंपल इकोनॉमी में इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल सकता है। नेक्स्ट हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके इसे समझ लेते हैं। अब वैल्यू एडेड क्या होता है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली इस तरफ बढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम हमें काउंट करनी है, इसीलिए हम ये कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप सबको सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि वैल्यू एडेड कैसे निकालना है, तो यहाँ मेनली देखिए एक फॉर्मूला। तो वैल्यू एडेड क्या होती है, तो नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म, उसको वैल्यू एडेड कहा जाता है। जितना भी कंट्रीब्यूशन उस फर्म ने डाला उसको वैल्यू एडेड कहेंगे। यानी वैल्यू एडेड जो होगा फर्म का, उसका फॉर्मूला ऐसा होगा
देखिए कोई भी फर्म रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाएगी। अब ये जो रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो जितनी वैल्यू उस प्रोडक्ट की है जो उन्होंने बनाया उसमें से इंटरमीडिएट गुड या फिर रॉ मटेरियल को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें ये वैल्यू एडेड मिलता है कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमी में हमारे जो दो लोगों का, एक है फार्मर और एक है बेकर। अब यहाँ पे देखिए कि दो तरह के प्रोड्यूसर्स है इकोनॉमी में, है ना। प्रोड्यूसर्स हम दो जो एग्जांपल ले रहे हो आपको बता दूं। प्रोड्यूसर्स एक है, हम एग्जांपल के तौर पे जो ले रहे हैं, एक है फार्मर और एक है बेकर। अब हमें ये देखना है कि इकोनॉमी में इन्होंने कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करके दी है, क्योंकि हम इनकम निकालेंगे नेशनल की, हम या फिर जो भी हम प्रोड्यूस निकालेंगे पूरे इकोनॉमी का कितना है, तो हमें ये एग्जांपल देखना ज़रूरी। अब फाइनल फार्मर जो है ये वीट बना रहा है, वीट फार्मर ने बनाई 100 रुपीज़ का प्रोड्यूस किया। उसके बाद बेकर जो है, यहाँ पे क्या कहा था हमने, फर्म, किसी भी फर्म में, तो बेकर के पास फर्म या फिर कोई भी जो कंपनी है, ये कंपनी में बेकर बनाता है वीट ब्रेड, है ना, तो ये बनाता है ब्रेड। अब 100 रुपीज़ का एक साल में फार्मर ने अगर वीट बनाया तो ये 100 में से 50 रुपीज़ का वीट खरीदा किसने, बेकर ने। 50 रुपीज़ का वीट, तो वीट क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। 50 रुपीज़ का वीट यहाँ पे बेकर ने खरीद लिया। उसके बाद बेकर ने जो ब्रेड बनाई एक साल में वो थी 50 रुपये का वीट खरीद के, उससे वो थी ₹200 की। अब 200 की यहाँ पे ब्रेड बनाई गई और फार्मर ने वीट जो प्रोड्यूस किया था वो टोटल था, इसको तो जान ही दीजिए क्योंकि ये तो ब्रेड में यूज़ हो गया। अब फार्मर ने जो टोटल वीट बनाया था वो 100 रुपये का था और यहाँ जो बेकर ने ब्रेड बनाई है ये 200 रुपये की। तो हम अगर गिनने जा रहे हैं कि इकोनॉमी में टोटल कितना आया है प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 100 + 200 तो 300 आया है। तो क्या 300 कहना सही होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि यही चीज़ें कहती है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड हमें इन्फॉर्मेशन, यही चीज़ों का आइडिया देती है कि कौन सी चीज़ें माइनस होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 रुपये का ऑलरेडी बेकर खरीद चुका था, तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो ₹200 है ये प्रोड्यूस किया है किसने, बेकर ने, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 50 जो कि इंटरमीडिएट गुड था, जो कि रॉ मटेरियल वीट था, तो हमें वैल्यू मिलेगी, वो होगी ₹150। यानी वैल्यू ऐड कितनी की है, तो इसको कहा जाता है वैल्यू एडेड। जो वैल्यू ऐड की है इस बेकर ने वो हो जाती है 150 रुपीज़, ना कि 200। इकोनॉमी में इतनी वैल्यू ऐड की है और जो ऐड की है उसे ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे भी डिफरेंस भी देख लेते हैं। मेनली अगर आप देखोगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है उसमें डिप्रिसिएशन जो होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर हम डिप्रिसिएशन को इंक्लूड कर दे तो वो नेट वैल्यू एडेड बन जाता है। इफ़ वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू तो उसमें हमें मिल जाता है नेट वैल्यू। अब देखिए नेट वैल्यू एडेड में ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 150। उसमें से अगर हम डिडक्ट कर दे कौन सी चीज़ को, तो हम डिप्रिशिएशन को डिडक्ट कर दे। अगर फॉर एग्जांपल जो बेकर था उसको डिप्रिशिएशन यानी जो भी वेयर एंड टेयर, मशीन का मेंटेनेंस और ये सब जो भी उसको लगा ब्रेड बनाने के लिए, वो अगर 20 रुपये लगा है तो 150 में से 20 माइनस कर दे तो 130, तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा 130। तो ये चीज़ें चलती हैं वैल्यू एडेड में। तो इस तरह से वैल्यू एडेड वाला जो कंसेप्ट है वो आपके बुक्स में दिया हुआ है, जो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इस इजी एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद जो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं वो है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है ये समझ जाइए। देखिए जो भी एक फर्म है उन्होंने जो भी फिनिश्ड गुड्स बनाए थे जो बिके नहीं, जो अनसोल्ड रह गए उस साल, है ना, तो फॉर एग्जांपल 20 से लेकर 21 इस पूरे ईयर में ये पूरे जो फिनिश्ड गुड्स थे वो अनसोल्ड रह गए, या फिर वो पूरे हुए ही नहीं, सेमी फिनिश्ड गुड्स है और साल ख़त्म हो गया, या फिर रॉ मटेरियल लेके रखा था उसे बनाने की प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई। अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगले साल तक ये चीज़ें लेके जाना पड़ेगा, इसको कहा जाता है इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी आपको समझ गया। इन्वेंटरी इज ए स्टॉक वेरिएबल, है ना, तो ये एक स्टॉक है जो आगे के ईयर में वो कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इट मे हैव अ वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, इसकी जो भी वैल्यू थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी एंड ऑफ द ईयर में हो सकती है, वैल्यू बढ़ गई अगर तो, है ना। इन सच केस
इन्वेंटरीज हैव इंक्रीज्ड, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कहा जाता है एक्यूमुलेटेड, यानी एक्यूमुलेटेड इन्वेंटरीज, यानी इन्वेंटरीज जो है वो बढ़ गई, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज लेस, अगर उसकी कम हो गई उस साल के एंड में, है ना, तो फिर बिगिनिंग से जो एंड तक कम हो गई तो उसको कहा जाता है इन्वेंटरी जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह से इन्वेंटरी जो है वो डिक्रीज हो सकती है और इन्वेंटरी जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। उसके बाद जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब नाम से ही पता चलता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ऐसा प्रॉफिट। सो नेशनल इनकम से जो भी प्रॉफिट मिला है फर्म्स या फिर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, और ऐसे प्रॉफिट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है किसके साथ, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के साथ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना, तो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, या फिर ये चारों के बीच में अगर प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो इसे कहा जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज यूपी। अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सबसे पहले हम जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस देख लेते हैं। जीडीपी क्या होता है, तो सबसे पहले जीडीपी इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मेजर्ड इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2020 से 2021 तक जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाए गए, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में, उसको कहेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू को निकाल के कहेंगे वो है हमारा जीडीपी। जितना भी प्रोडक्शन किया गया है बाय द नेशनल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ये पूरे इसमें डाला जाएगा, है ना, इसमें इंक्लूड किया जाएगा जीडीपी में, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दैट प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय लोकल कंपनी और फॉरेन एंटिटी। इंडिया में हुआ है, टेरिटरी में हुआ है, डोमेस्टिक, बात खत्म, इसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वैल्यू है, वो मार्केट जो प्राइजेस थे उसी के बेस पे यहाँ वैल्यू की गई, इसलिए इसको एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। अगर हम एट फैक्टर कॉस्ट आते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, है ना, तो जितने भी टैक्सेस लगे उनको यहाँ पे माइनस करना होगा, तो हमें मिलता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट प्राइजेस आर द प्राइजेस एज पेड बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर ने जो भी पैसे पे किए वो थे मार्केट प्राइजेस, जिसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड थे। तो यहाँ पे जीडीपी मार्केट प्राइजेस पे रखना है तो जितना कंज्यूमर ने पे किया था उतना आएगा, और मार्केट प्राइजेस में प्रोडक्ट टैक्सेस भी आएंगे और सब्सिडीज सब कुछ आएगा। जबकि टर्म फैक्टर कॉस्ट जो है वो उसमें प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट आएंगे जो प्रोड्यूसर को मिले, जो टैक्सेस थे वो तो गवर्नमेंट को मिल गया ना, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो प्रोड्यूसर को मिला वो रहेगा मेनली फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेजर्स द मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। तो उसमें टैक्सेस और ये सब माइनस कर देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट बनेगा, और टैक्सेस और ये सब ऐड कर देंगे तो आप मार्केट प्राइस जितने में कंज्यूमर में खरीदा था उतना उसका बनेगा। इस तरह की दो हमें और कंसेप्ट यहाँ पे पता चलते हैं। चलिए उसके बाद के हम कुछ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे बेस ईयर, जीडीपी डिप्लेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अब यहाँ पे अगर हम बता दें बेस ईयर, तो बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें जीडीपी काउंट करने के लिए, जीडीपी काउंट करने के लिए जो यूज़ किए हैं प्राइजेस वो, है ना, तो जिस ईयर के प्राइजेस यूज़ किए हैं उसे कहेंगे हम बेस ईयर, है ना। तो बेस ईयर वो ईयर होगा जहाँ के प्राइजेस कंसिडर करेंगे हम। तो उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर आता है। जीडीपी डिफ्लेटर और नॉमिनल जीडीपी या फिर रियल जीडीपी, ये तीनों चीज़ें आपको ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर को समझना चाहते हैं। ये सब समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल के साथ ये चीज़ें शेयर करूंगा। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक कंट्री है, ए नाम की कंट्री, वो इसका ईयर 1, ईयर 2, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक एक जो साल था उसमें उन्होंने कोई भी एक प्रोडक्ट, ABC नाम का कोई प्रोडक्ट था, वो उन्होंने 100 क्वांटिटी, यहाँ पे अगर क्वांटिटी देखें तो 100 क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया, और उस वक्त उसकी जो प्राइस थी ईयर 1 में, जो उसकी प्राइस थी वो थी सपोज 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ होने के कारण यहाँ पे जो जीडीपी बना वो कितना रुपए बना,
ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जीडीपी बना 100 इंटू 20 इक्वल टू हम कहेंगे 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या हुआ, दूसरे साल में, कि फिर से 100 ही क्वांटिटी लाई गई, बट यहाँ पे जो प्राइजेस थे वो हो गए थे 25 रुपये। 25 होने के कारण यहाँ 2500 ये जीडीपी बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ जीडीपी की ग्रोथ होते हुए दिख रही है दूसरे साल में। बट मेनली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जीडीपी की ग्रोथ यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ने के कारण, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ना होते हुए प्राइस बढ़ने के कारण हो रही है। ऐसा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये समझ में नहीं आता कि प्राइजेस बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ा है या फिर क्वांटिटी बढ़ने के कारण। तो ये अगर हम एक ही साल का कंसिडर करें, अगर हम यहीं के प्राइजेस कंसिडर करें यहाँ पे, तो हमें ये पता चलता है कि जीडीपी उतना ही है, यानी जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुई है। अगर ईयर 3 की बात करें और थर्ड ईयर में यहाँ पे उन्होंने 100, यहाँ पे 200, हम एक लेके चलते हैं 200 उन्होंने बनाया, और हम यहाँ के प्राइजेस, ये बेस ईयर लेके चल रहे हैं, यहाँ के प्राइजेस ले रहे हैं 20। तो 20 इंटू 200 इक्वल टू 4000 रुपीज़। तो 4000 यानी जीडीपी बढ़ा है, ये पता चलता है। तो ये जो जीडीपी होता है जिसमें करंट ईयर की जितने भी चीज़ें ली जाती है उसको कहा जाता है मेनली नॉमिनल जीडीपी। करंट प्राइजेस पे चलते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी पे हमें ये आइडिया नहीं मिलती है कि क्वांटिटी या प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर प्राइजेस बढ़े हैं। अब इस चीज़ों के लिए जाने के लिए हमें रियल जीडीपी को कंसिडर करना पड़ेगा, जहाँ पे कांस्टेंट प्राइजेस यानी बेस ईयर के प्राइजेस यहाँ पे लेके ये चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो रियल जीडीपी में यहाँ पे बेस ईयर के प्राइजेस लेते हैं और नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइजेस लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जब हम रियल और नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं किसी भी साल का, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि 100 मैंने यहाँ रखा, 100 मैंने यहाँ रखा, और फिर भी अगर जीडीपी बढ़ते हुए दिख रहा है, यहाँ पे 2000 था तो यहाँ पे 2500 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ा है, ये हमें पता चलता है। और ये जो चीज़ होती है इसे जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर में क्या किया जाता है, वॉल्यूम जो होता है उसे फिक्स रखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि बढ़ा क्या है। डिफ्लेटर में वॉल्यूम बढ़ा है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा है या फिर प्राइजेस बढ़े हैं। इस तरह से नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमें पता चलते हैं। उसके बाद कुछ एक्सटर्नलिटीज़ होती है, कुछ और पैसे आते हैं। एक्सटर्नलिटीज यानी बेनिफिट आते हैं। एक फर्म है ना, द रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज द अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड, है ना। तो मेनली क्या होता है कि एक्सटर्नलिटीज रेफर टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेस, है ना। तो क्या होता है, सपोज एक्स नाम का एक फर्म है, उसने वाई नाम के किसी फर्म को कुछ तो भी यानी कॉज किए, कुछ हार्म कॉज किए या कुछ बेनिफिट्स को उससे लिए, तो इसके लिए उसे पेनलाइज किया जा रहा है। जो पेनलाइज करके जो पैसे आ रहे हैं उसे कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज़। तो ये चीज़ें कहीं बेची या खरीदी नहीं जा सकती, ये एक्सटर्नलिटीज़ होती है। तो इस तरह से रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और बेस ईयर, ये हमें यहाँ पे और भी पता चले। और यहाँ पे हमारा जो सेकेंड चैप्टर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग।